कनाडा के शहर विक्टोरिया की गलियों में बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और इसी बीच क्लब के अंदर तेज रोशनी और संगीत ने एक अलग ही दुनिया बुन रखी थी। डांस फ्लोर पर संगीत की धुनों पर झूमते लड़के लड़कियां हंसी खुशी में डूबे हुए थे और उन सब के बीच कोने में आधे अंधेरे में यश एक मेज पर बैठा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी काया, कसरती जिस्म और देखने में बला का खूबसूरत। उसे देखकर किसी राजकुमार का आभास होता था। उसके सामने गिलास में शराब भरी हुई थी। वह इकट्ठक नाचते लोगों को देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। नजरें सामने थीं, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। उसके चेहरे पर खामोशी की एक अजीब सख्ती थी, जैसे अंदर कहीं तूफान बरपा हो, लेकिन बाहर से वह संजीदा और पत्थर की तरह जमे हुए हाल में बैठा था। आज की रात उसकी इस क्लब में आखिरी रात थी। कल सुबह वह हमेशा के लिए शहर छोड़ने वाला था। कुछ पल बाद अचानक उसे अपने बराबर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन मोड़ी और अगले ही पल उसका चेहरा बेजार हो उठा, क्योंकि उसके पास सोफिया आकर बैठ चुकी थी। सोफिया कई बार उसके करीब आने की कोशिश कर चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे से बोली, तो यश, शहर छोड़ने से पहले आखिरी जश्न यहाँ मना रहे हो? कम से कम अपने साथियों को याद तो कर लेते। ये तो नाइंसाफी है। यश ने गिलास होंठों से लगाया, एक घूंट लिया और ठंडे लहजे में बोला, सारी बातें फिलहाल रहने दो। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ, तुम आखिर मुझे ढूंढ कैसे लेती हो? यहाँ मेरा होना किसी को मालूम नहीं था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? वह आंखें सिकोड़ कर उसे घूर रहा था। बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठी इस लड़की का गला दबा दे, जो बिना वजह उसका सुकून बर्बाद करने आ पहुंची थी। सोफिया आंखें सिकोड़ते हुए अदा से मुस्कुराई और बोली, जिनसे चाहत की जाती है उन्हें ढूंढ ही लिया जाता है। तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, सब मुझे पता चल जाता है। खैर, आज तुम यहाँ आखिरी रात बिता रहे हो और कल चले जाओगे, तो क्यों ना आज मेरे साथ वक्त गुजार लो। मैं सारी जिंदगी तुम्हें याद रखना चाहती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारी नज़दीकी महसूस करना चाहती हूँ। एक मौका दे दो। अगर आज की रात मैंने तुम्हें अपना कैदी नहीं बनाया, तो मेरा नाम सोफिया नहीं। यश ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर सिर नकार में हिलाया। बेहतर होगा अपनी यह तमाम घटिया पेशकश किसी और के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि मैं किसी की अमानत हूँ। सोफिया, और अमानत में खयानत नहीं की जाती। 10 साल से मैं उस अमानत की हिफाजत कर रहा हूँ। अब एक रात तुम्हारी इन उलझी हुई बातों में बहक कर गलती नहीं कर सकता। मेरी छोड़ो। तुम भी किसी की अमानत हो। अपने दिल को इतना आम मत करो कि वह हर किसी के लिए धड़कने लगे। तुम्हारी अपनी पहचान होनी चाहिए। तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो, तुम्हें मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसा साया हूँ जिसके पीछे भागकर तुम्हें सिर्फ रुसवाई हासिल होगी, और कुछ नहीं। सोफिया के चेहरे पर पल भर को तल्खी उभरी। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ गिलास घुमाया और धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ तुमसे कुछ लम्हों का सुकून चाहिए। लेकिन लगता है तुम अभी तक ख्वाबों की दुनिया में गुम हो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में तुम्हें वफा मिलेगी, जबकि यहाँ तो हर किसी के हिस्से में बस बेवफाई आती है। यश आंखें नीची करते हुए बोला, ये तो वक्त बताएगा तुम्हें। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत मेरी ही होगी, क्योंकि सच्चे रिश्तों को भगवान हमेशा मिलाता है। सोफिया ने मेज पर रखा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से बोली, एक रात से कुछ नहीं होगा। यश, तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन कम से कम एक लम्हा, एक स्पर्श मेरे पास होगा। सिर्फ एक रात मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, बल्कि अपना सब तुम पर लुटा रही हूँ। कम से कम इस बात का ख्याल कर लो। यश ने झटके से हाथ पीछे खींचा और अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आंखों में गुस्सा और लहजे में सख्ती साफ झलक रही थी। बेहतर होगा सोफिया, मुझसे फासले पर रहा करो। तुम मुझे जहर लगती हो। मैं अपने आप पर काबू पाना जानता हूँ। तुम मुझे बहकाने की कोशिश नहीं कर सकती। अपनी हदें कायम रखो, वरना अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह तेज कदमों से बाहर की ओर चल पड़ा। क्लब की रोशनियों से निकलकर उसका साया दरवाजे के शीशे पर फैल गया था, जैसे कोई बोझिल शख्स अपने ही भारी ख्यालों को पीछे छोड़ रहा हो। सोफिया अपनी जगह पर बैठी रह गई थी। होठों पर अब मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी तल्ख बड़बड़ाहट थी। वह आहिस्ता से बोली, तुम्हें और तुम्हारी उस पुरानी मोहब्बत को मैं ऐसे चैलेंज दूंगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारी उस 10 साल पुरानी मोहब्बत को मैं ऐसे याद दिलाऊंगी कि याद रखोगे कि सच में क्या कयामत है। तुमने अभी तक सिर्फ मेरी चाहत देखी है। अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी कि सोफिया कैसी है। उसकी आंखों में लाली उतर आई थी और गिलास में झिलमिलाती शराब जैसे उसके अंदर भड़कती आग का अक्स दे रही थी।
उधर भारत में यश की वही 10 साल पुरानी मोहब्बत काव्या अपने नए रिश्ते और नए फैसलों में उलझी हुई थी। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी और ठंडी रात में एक नई कहानी ने जन्म लिया था। एक कोने की मेज पर काव्या बैठी थी। लाल रंग का फ्रॉक उस पर बेहद जंच रहा था। उसकी खिलती रंगत, गंभीर आंखें और होठों पर दबी मुस्कान ने पूरे माहौल को खास बना दिया था। सामने आरव बैठा था। उसकी नजरें बार बार काव्या पर फिसल रही थीं। वह टकटकी बांधे उसे याद में समेट रहा था। कुछ पल बाद वह अपने आप को रोक न सका और धीरे से उसका हाथ थामते हुए बोला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी हसीन लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो काव्या। मेरी सालगिरह के दिन को तुमने खुशियों से सजा दिया है। मैं तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं बयां नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। काव्या ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, शुक्रिया। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से यह सब सुनकर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। जितना आसान यह सब नजर आ रहा है, उतना आसान कुछ भी नहीं है। ये कहकर उसने अपना हाथ नरमी से छुड़ा लिया। सिर झुकाकर धीमे मगर बोझे लहजे में बोली, अब अगर वह वापस आ जाए तो क्या मैं उनकी वजह से अपनी जिंदगी गंवा दूंगी? 10 साल हो गए। मुझे अब अपनी जिंदगी खुद जीनी है। जो प्यार जताना नहीं जानते, उनसे प्यार की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना मुश्किल। आरव ने धीरे से फिर उसका हाथ थाम लिया और आंखों में गंभीरता ली बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने सही वक्त पर फैसला किया है काव्या। यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम जैसे चाहो गुजारो। यह तुम्हारा हक है। कोई और तुम्हारे लिए फैसला नहीं ले सकता। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक रखती हो। यह तुम पर निर्भर होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में किसे चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी के डर से अपनी खुशी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। काव्या ने नजरें झुका ली। उसके दिल में कई तूफान उठ रहे थे। होंठ कांपे और वह धीरे से बोली, मगर आरव, तुम्हारा क्या करूं? तुम बहुत समझदार हो, जिम्मेदार हो। परिवार कभी राजी नहीं होंगे। सबको अपनी बातों से प्रभावित कर देंगे। उनकी उम्र भी मुझसे ज्यादा है। फिर हमारा क्या होगा? मैं बस इनके लिए डर रही हूँ। आरव ने उसके दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। उसकी आंखों में सच्चाई और भरोसे की चमक थी। इतना पैसा है ना, इतनी उम्र नहीं, इतनी समझबूझ। मगर मेरे पास एक चीज है जो और किसी के पास नहीं है। वो है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। यही प्यार तुम्हें सहारा देगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए अब डर छोड़ दो और डिनर एंजॉय करो। काव्या की आंखों में नमी झिलमिला उठी। वह जानती थी कि आरव सच कह रहा है, मगर हकीकत का बोझ उस पर भारी था। वह खामोश हो गई। उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। दिल के अंदर एक गहरी खाई बनती जा रही थी। आरव ने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें लुढ़क रही थीं। रेस्टोरेंट के अंदर काव्या की खामोशी और आरव के इरादों ने माहौल को एक अनकहे फैसले से भर दिया। अगली सुबह का सूरज पूरे उजाले के साथ निकला। एयरपोर्ट की सुबह चहल पहल से भरी थी। हॉल में लगातार ऐलान हो रहे थे, कभी किसी फ्लाइट के रवाना होने का, कभी किसी के आने का। मुसाफिर अपने सूटकेस घसीटते हुए तेजी से निकल रहे थे। बड़ी खिड़कियों से बाहर रनवे पर तैयार खड़े जहाजों को देखकर अजीब सा नजारा बन रहा था। इसी भीड़ के बीच यश एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पास बड़ा सा बैग रखा था और हाथ में पासपोर्ट था। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में गंभीरता झलक रही थी। आज का दिन उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। कनाडा का सारा कारोबार, सारी जिम्मेदारियां वह खत्म कर चुका था। अब वह सब कुछ भारत ले आया था। 10 साल उसने अपनों से दूर गुजारे थे। इन सालों की तकलीफें सिर्फ वही जानता था। मगर अब उसने तय कर लिया था कि अपनों के बिना और नहीं रह सकता। वह अभी ख्यालों में गुम था कि उसे पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमाई तो सामने सोफिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास, वही जिद साफ झलक रही थी। यश ने उसे देखते ही धीरे से मुस्कुराया और मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। घर से निकलते ही उसे अंदाजा हो गया था कि सोफिया जरूर आएगी, और वही हुआ। सोफिया पास खिसकते हुए धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो। देखो, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। भारत में तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ियाँ, घर, पैसा, नाम। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? और कम से कम मेरे बारे में सोच लो। जब तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं कैसे जीऊँगी? उसकी बात अधूरी ही थी कि यश ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। आंखों में सख्ती थी और लहजा ठंडा मगर गंभीर था।
तुम कैसे झेलोगी या नहीं? सोफिया, ये मेरा मसला नहीं है। मैं पहले भी तुम्हें साफ कह चुका हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अपनी हदें पार कर रही हो। मैंने पहले दिन ही तुम्हें समझाया था कि हमारे बीच एक सीमा है जिसे तुम किसी भी कीमत पर पार नहीं कर सकती। वह रुका, फिर और सख्त लहजे में बोला, मैं किसी और की जिम्मेदारी नहीं हूँ और विश्वास में धोखा नहीं किया जाता। अपने जज्बातों पर काबू रखो। सोफिया, मैं वह आदमी नहीं हूँ जो किसी के आगे बहक जाएगा। मुझे खुद पर पूरा नियंत्रण है। बेहतर होगा अपनी हद में रहो, वरना मुझे सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सोफिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह और झुककर करीब हुई और धीमे से बोली, एक बात याद रखना, यश जो मेरा होता है मैं उसे किसी और का नहीं होने देती। ये भरोसा और वफादारी की बातें अपने पास रखो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि सच्चे प्यार में ठुकराया जाना कितना दर्द देता है। जब भारत जाकर तुम्हारे सामने सच खुलने लगेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें कैसे बदल चुकी है। आजकल कोई 10 साल तक इंतजार नहीं करता, हर कोई आगे बढ़ जाता है। तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी काव्या ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया होगा? उसका लहजा अब शांत था। मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहा था, सिर्फ एक रात की नजदीकी, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब देखना सोफिया, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। तुम्हारी प्यार, तुम्हारी भरोसा, सब कुछ मैं रौंद डालूंगी। तुम मुझे अभी तक जानते ही नहीं हो। जब मैं बदले पर उतरती हूँ तो पूरी दुनिया हिला देती हूँ। अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। वह शेरनी बनकर फुफकार रही थी। ये कहते ही सोफिया अचानक खड़ी हो गई। उसके कदमों की आहट हाल में गूंज रही थी। जब तक वह भीड़ में गायब नहीं हुई, यश ने उसकी पीठ की तरफ एक पल के लिए देखा और फिर सर झटक कर आंखें बंद कर लीं। वह बेकार चीजों पर ध्यान देना पसंद नहीं करता था। उसी वक्त लाउडस्पीकर पर ऐलान हुआ, बोर्डिंग गेट नंबर 5 ओपन। यश ने गहरी सांस ली, बैग उठाया और तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर संजीदगी झलक रही थी, मगर दिल के किसी कोने में यह सवाल भी उभर रहा था कि क्या सोफिया के शब्द महज धमकी हैं या वाकई आने वाले दिनों में उसके लिए एक नई चुनौती है। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर सिर्फ घर वापसी नहीं, बल्कि जिंदगी के बड़े इम्तिहानों की शुरुआत है। कोठी का कमरा दोपहर की हल्की धूप से चमक रहा था। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और रोशनी फर्श पर फैल रही थी। नरम सोफे पर लाल फ्रॉक, हाई हील जूते और कुछ कागजी थैले बिखरे पड़े थे। फर्श पर हल्की खुशबू भी थी। इन सब के बीच काव्या सोफे पर तिरछी होकर आंखें बंद किए गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी। कुछ ही लम्हों बाद कमरे का दरवाजा हल्की दस्तक के साथ खुला और उसकी मम्मी अंदर आईं। अंदर आते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। वे तेज कदमों से काव्या के पास पहुंची। आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। काव्या, जाग जाओ, बस बहुत हो गया तुम्हारा। ये तमाशा क्या है? तुमने कमरे का दिमाग ठीक रखा है? उनकी आवाज में सख्ती थी। काव्या धीरे धीरे आंखें खोलकर जरा होश में आई और झुंझलाकर बोली, मम्मी। लेकिन मम्मी ने उसका बाजू पकड़कर झकझोर दिया। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम यह हरकत नहीं करोगी। मैंने कहा था कि उस कॉलेज लड़के के साथ कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान क्यों लगता है? तुम्हारा रिश्ता यश से तय है। इस सब के बाद तुम उसके सामने किस तरह खड़ी होगी? तुम उसकी भरोसेमंद हो, तुम कैसे उसकी भरोसे में धोखा कर सकती हो? काव्या तड़प कर बोली, बस कर दे मम्मी। मैं यश से प्यार नहीं करती। मुझे वह इंसान एक भी पसंद नहीं आया। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती? बेवजह आप यश का नाम बार बार लेती रहती हैं। आखिर मुझे परेशान करके आपको क्या हासिल होता है? मम्मी की आंखों में चिंता और सख्ती दोनों झलक रही थी। मुझे तुम्हें देखकर डर लगता है, कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठा लो जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़े। घर की बदनामी पूरे परिवार के लिए होगी। अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई उल्टी खबर मिली तो मैं तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिता को भी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं बदनामी नहीं चाहती, मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं खोना चाहती। काव्या ने खफकी से सर झुकाया, लेकिन पल भर बाद आंखें उठाईं और जिद्दी अंदाज में बोली, मैं यश से प्यार नहीं करती। मम्मी, मेरा दिल आरव के लिए है, वही मेरा सब कुछ है। कल उसकी सालगिरह थी, इसलिए मैं वहां गई थी। मम्मी का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया। बहुत जल्द तुम्हें एहसास होगा कि प्यार में उलझना कितना खतरनाक होता है। फिर तुम्हें सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा अक्ल से काम लो। काव्या के आंसू बेख्तियार बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे। वह रोती हुई बोली, मैं आरव के साथ रहूंगी, उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आप सुन लें, आपके लिए यह मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मम्मी ने हाथ उठाकर उसे देखते हुए कहा, बस खामोश हो जाओ।
अगर कोठी की दीवारें भी तुम्हारी बातें सुन लें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अपने हाल पर रहम खाओ। ये कहते ही वह बाहर चली गई। काव्या घुट घुट कर रोती रही। रात की खामोशी कोठी में फैली थी। ऊंची दीवारें और लोहे के दरवाजे नींद में डूबे मकानों की सुरक्षा कर रहे थे। 12 बज चुके थे और चारों तरफ गहरा सुकून छाया हुआ था। आहिस्ता कदमों के साथ कोठी में दाखिल हुआ। कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। बस दूर से एक बल्ब की हल्की रोशनी आंगन को मंद सा रोशन कर रही थी। लाउंज में खड़े होकर उसने गहरी सांस ली। पूरे 10 साल बाद वह अपने घर वापस आया था। यह एहसास ही उसे एक अलग दुनिया से रूबरू करवा रहा था। कुछ पल वह अपनी जगह खड़ा रहा और अंदाजा लगाने लगा अब उसका कमरा कौन सा है। लेकिन कुछ समझ न आने पर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कन तेज चल रही थी। अपने घर की दीवारें उसे अजीब सुकून दे रही थीं। ऊपर पहुंचते ही पहला दरवाजा देखा और लम्हे भर की झिझक के बाद वह अंदर गया। लेकिन अगला लम्हा उसकी रूह खींच लेने वाला था। कमरे का मंजर देखकर उसके कदम वहीं थम गए थे। सामने काव्या खड़ी थी, बदन पर सिर्फ एक सफेद टॉवल लपेटे हुए। वह अलमारी खोलकर कुछ कपड़े निकाल रही थी। यश डर गया। तभी काव्या की नजर उस पर पड़ी। अचानक अजनबी पुरुष को सामने देखकर वह डर गई और अगले ही पल उसके होंठों से चीख निकली। यश ने घबराकर तेजी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा। शोर को दबाते हुए वह धीरे मगर सख्त लहजे में बोला, शोर मत मचाओ। अगर किसी ने हमें यूं देख लिया तो बदनामी होगी। मैं अभी जा रहा हूं, होश से काम लो। काव्या की आंखें फैल गई थीं। वह उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथापाई में टॉवल जमीन पर गिर चुका था। एक पल के लिए वह बेबस खड़ी रह गई। शर्म से मर जाना चाहती थी। वह फौरन पलटी। यश की नजरें झुक गईं। उसने खुद को संभाला और रुख मोड़ने लगा, मगर अचानक उसकी निगाह दीवार पर लटके एक फ्रेम पर ठहरी तस्वीर देखकर उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। तस्वीर में 2 बच्चे शादी के लिबास में और पंडित साहब उनके बीच आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए खड़े थे। यश का दिल जैसे थम गया। कमरे में जिस लड़की की हालत देख रहा था वह लड़की कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। काव्या। वह बेख्तियार सरगोशी करने लगा। पलक झपकते ही वह पलटा और उसके करीब आया। तब तक काव्या घबराहट में अपना टॉवल लपेट चुकी थी। वह कुछ कहती, इससे पहले यश ने उसे मजबूती से अपने गले से लगा लिया। काव्या के शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। सांसें रुक सी गईं। वह उसके कान के करीब झुकते हुए बोला, मैं यश हूं, तुम्हारा पति हूं। घबराओ मत। तुम्हारा बदन तुम्हारे पति ने ही देखा है। काव्या पत्थर सी हो गई। उसके शब्दों ने कमरे की फिजा बदल दी थी। यश ने उसके माथे पर धीरे से एक प्यार भरा चुंबन दिया और मध्यम लहजे में बोला, उम्मीद नहीं थी कि यूं अचानक पहली मुलाकात होगी। काव्या, तुम बहुत बदल गई हो, बहुत खूबसूरत। काव्या ने झटके से खुद को अलग किया। आंखों में नमी और गुस्से की चमक थी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, कमरे से बाहर जाओ, अभी जाओ। जो भी हो, सुबह बात होगी। इस वक्त यह सब मुमकिन नहीं। यश लम्हे भर के लिए उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर नरम मुस्कान थी, जैसे बरसों की मोहब्बत उस एक लम्हे में समेट लेना चाहता हो। मगर वह जानता था कि यह वक्त उसके लिए मुश्किल था। धीरे से सर झुकाकर धीरे आवाज में बोला, ठीक है, सुबह मिलते हैं। फिर एक आखिरी प्यार भरी नजर उस पर डालकर वह आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ तो कमरा फिर खामोशी में डूब गया। मगर काव्या के दिल में तूफान बरपा हो चुका था। वह पलंग पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई यह मेरा पति है? सब कुछ एक ड्रामा था। पूरा कमरा काव्या की सिसकियों से गूंज रहा था। बाहर की राहदारी में यश के कदमों की आहट रात की खामोशी को चीरते हुए दूर जा रही थी। सुबह का सूरज हल्की रोशनी के साथ कोठी के बड़े डाइनिंग हॉल में फैल रहा था। हॉल में लंबी मेज पर चमकती प्लेटें, भाप उड़ाता पराठा, दही, अंडे और चाय के बर्तन सजे हुए थे। खानदान के सभी लोग अपने अपने स्थान पर नाश्ते में मशगूल थे। कुछ मधम बातें कर रहे थे, कुछ अखबार पलट रहे थे। माहौल पर सुकून था, लेकिन अगले ही लम्हे एक भारी और आत्मविश्वासी आवाज ने सबको चौंका दिया, नमस्ते। सभी को सबके हाथ रुक गए। निगाहें एक साथ उठीं। यश खड़ा था, कदावर, आत्मविश्वासी और शांत। एक पल के लिए हाल में खामोशी छा गई। फिर जैसे वक्त ने रफ्तार पकड़ी। चेहरों पर हैरत और खुशी का मिश्रण था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह यूं अचानक आ जाएगा। यश सबसे पहले अपनी दादी के पास गया। उनके झुर्रियों भरे माथे पर झुककर प्यार दिया और फिर उन्हें अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया। दादी की आंखों से आंसू झलक आए। मेरा लाडला पोता, मेरे खानदान का वारिस, मेरा यश आ गया। यश ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रात को आया था दादी, आप सो रही थीं, इसलिए जगाया नहीं। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। दादी ने गाल थपथपाते हुए कहा,
हाय मेरे बच्चे, तुम हमें जगा देते। हम मर तो नहीं गए थे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए जागती हूँ। पता नहीं कल नींद कैसे आ गई। यश ने उनका हाथ चूम कर कहा। अब आपको देखकर दिल मुकम्मल है। आपकी सेहत भी पहले से बेहतर लग रही है। फिर वह अपने पिता के पास गया। उनके चेहरे पर कई जज्बात आए। अगले ही लम्हे वह अपने पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। यश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नरम मुस्कान में कहा, पापा मर्द बने। आपके कंधे पर रोना तो मेरा हक है। आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुराया। बेटा, कभी कभी मर्द भी टूट जाते हैं। यश ने उनके कंधे थपथपाए और अपनी माँ के पास गया। माँ अपनी सिसकियों पर काबू नहीं रख पाई। उसे सीने से लगाते ही हिचकियां आने लगीं। मेरे बच्चे, मेरी जान कहाँ थे? तुम इतने दिन मुझे कितना परेशान किया है तुमने। यश ने उनके आंसू साफ किए और नरम लहजे में बोला, माँ, मैं ठीक हूँ। आपकी चिंता बेकार है। फिर उसने आगे बढ़कर अपने चाचा और चाची से मुलाकात की। दोनों खुशी के आंसू पोंछते हुए उसे दुआएं दी। दादी अचानक बोली, काव्या को बुलाओ। बोलो कि उसका पति आ गया है। यश मुस्कुरा दिया। सोने दो उसे। दादी, मुझे पता है सुबह देर से उठती है। जबरदस्ती जगा दिया तो पूरा दिन चिड़चिड़ी रहेगी। रात को सबसे पहले उसका सामना उसी से हुआ था। गलती से उसके कमरे में चला गया था। उसने छुपाने की कोशिश नहीं की। डाइनिंग हॉल में बैठे सभी चौंके, लेकिन यश के चेहरे पर मासूमियत थी। वो अपनी माँ के पास कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज नाश्ता अपनी माँ के हाथ का करूंगा। खुशी खुशी माँ ने परांठा तोड़ा और उसकी प्लेट में रखा चाय का कप आगे बढ़ाया। यश ने प्लेट संभाली और ऊपर कमरे की तरफ नजरें उठाईं। कल रात का मंजर जहन में उभरा। काव्या की झिझक, उसकी खामोशी, पहला स्पर्श याद करके उसके पूरे वजूद में सरशारी दौड़ गई। नाश्ते का मंजर खुशी, आंसू और मोहब्बत के रंगों में रंग चुका था। कोठी बरसों बाद अपने असली वारिस की मौजूदगी से रोशन दिखाई दे रही थी। काव्या के कमरे में धूप पर्दों से हल्की हल्की छन कर आ रही थी। कमरे में बेतरतीबी फैली थी। सोफे पर कपड़ों के ढेर, ड्रेसिंग टेबल पर खुले कॉस्मेटिक्स और बिस्तर पर बिखरी चादरें उसकी बेचैनी बता रही थीं कि वह पूरी तरह असहज है। काव्या तेजी से कमरे में टहल रही थी। कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखती और कभी दोनों हाथों से सर थाम लेती। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद उसने ड्रेसिंग टेबल से मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से नंबर डायल किया। पहली घंटी पर ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो आरव की नरम आवाज सुनते ही काव्या के आंसू बह निकले। बहुत बड़ा समस्या हो गई है आरव, वो काव्या सिसकियों के बीच बोली। आरव, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज शांत होकर बताओ। काव्या हिचकियां लेते हुए बोली, यश वापस आ गया है। अभी मम्मी आकर कह गई हैं कि इसी महीने उनकी विदाई होगी। वह कह रही हैं कि यश अब हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। आरव ने उसकी बात सुनी और उसके डर को महसूस किया। उसके मन में खौफ बैठ गया। जितनी ताकतवर वह नजर आता है, असल में उससे भी कई गुना ताकतवर है। हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काव्या रोते हुए फोन अपने कान से मजबूती से लगाकर बोली। फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखो, हमें अब बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। यश चाहे कनाडा में पला बड़ा हो, लेकिन वह निश्चित ही एक परंपरागत आदमी होगा। इज्जत और प्यार के मामलों में वह सीधे मुकाबले में नहीं आएगा। हमें उसी अंदाज में उसे रोकना होगा। काव्या कांपते लहजे में बोली, तो फिर हम क्या करें? आरव की आवाज नीची लेकिन सख्त थी। बुरा मत मानना काव्या, अभी मुझे जज मत करना। हकीकत यह है कि हमें उसे रोकने के लिए कदम उठाना होगा, ताकि वह कभी तुम्हें अपनी पत्नी न मान सके। जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो यश तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएगा। काव्या के हाथ में फोन कांप गया। वह घबराई और बोली, आरव, ये क्या बातें हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? आरव संजीदगी से बोला, कभी कभी मकसद हासिल करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमें एक होना है तो यह कदम जरूरी है। काव्या की आवाज लरज गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, लेकिन यह सब मुझे ठीक नहीं लगता। ये गुनाह जैसा है। आरव फौरन बोला, काव्या, यह वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी के लिए फैसला लेना है, वरना तुम यश के नाम से बंध जाओगी और फिर कभी हमारा साथ मुमकिन नहीं होगा। काव्या खामोश हो गई। कमरे में उसकी सिसकियां और दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। आखिरकार उसने सर झुकाकर बमुश्किल बोला, ठीक है। आरव ने सुकून भरी सांस ली। शुक्रिया काव्या, तुम कल दिन में मुझसे मिलो। मैं तमाम इंतजाम कर लूंगा। एक बार यह कदम उठा लिया, फिर कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। काव्या सिर्फ 18 साल की थी। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खतरनाक रास्ते पर चल रही थी। उसने कमजोर सी हाँ की और कॉल काट दी।
फोन उसके हाथ से फिसल कर बिस्तर पर गिरा। वह खुद भी बिस्तर पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। कमरे की खामोशी उसकी हिचकियों में डूब गई थी। दीवार पर लटकी तस्वीर में यश की मौजूदगी उसे एक अनजानी ताकत का एहसास करा रही थी, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। शाम ढल रही थी। कोठी के बड़े कमरे में हल्की हल्की रोशनी छनकर दाखिल हो रही थी। कमरे की दीवारों पर लटके फानूस और सुनहरे नक्श और निगार कमरे को सजावट दे रहे थे। भारी पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे। कालीन पर बड़े बड़े सोफे तरतीब से रखे हुए थे। उसी सोफे पर दादी ऊंची पीठ से टेक लगाए बैठी थीं। उनके बराबर में यश सुकून से टांग पर टांग रखे बैठे थे। सामने पिता और चाचा मौजूद थे। काव्या जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर उठीं। उसकी पहली निगाह यश पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, लेकिन उसने फौरन नजरें झुका लीं। आहिस्ता कदमों से बढ़ती हुई वह दादी के पास जा बैठी और नरमी से बोली, जी दादाजी, आपने मुझे बुलाया था। दादी की आवाज कमरे में गूंजी। हाँ, तुम्हारा पति आया हुआ है और तुम अपने कमरे में छुपकर बैठी हो। यह बीवी होने के लक्षण हैं। तुम्हें चाहिए कि उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाओ और उसकी सेवा करो। क्या तुमने उसका अभिवादन किया? काव्या ने घबराकर सर झुकाया और आहिस्ता लहजे में बोली, दादाजी, मैं पढ़ाई कर रही थी इसलिए नहीं आ सकी। आप बताएं, कोई काम है तो मैं अभी कर देती हूँ। दादी फौरन सख्ती से बोली, मुझसे क्या पूछ रही हो? यश से पूछो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और यश पर एक नजर डाली। वह मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। नजरें मिलते ही काव्या घबरा गई और झुकी नजरों से बोली, कोई काम है तो आप मुझे बता दें। यश हल्की स्माइल के साथ बोला, काम नौकरानी से करवाया जाता है काव्या। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी राजकुमारी। तुमसे कुछ नहीं करवाना। बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अपना कमरा छोड़कर कम बाहर सबके साथ बैठा करो। इंसान को कई बातें करनी होती हैं और तुम कमरे में छुपी रहती हो। काव्या ने बिना इच्छा के सर उठाया और हैरानी से उसकी तरफ देखा। सबके सामने वह ऐसे बातें कह देगा, इसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। शर्म से उसके गाल लाल हो गए। दिल कांपने लगा। दादी ने कड़क आवाज में कहा, बीवियों को इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। हद कर रहे हो तुम। यश हंसते हुए दादी की तरफ देखा और भरोसे से बोला, दादी, अगर पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? यही है जिसे सिर पर बैठाने का अधिकार है। बाकी किसी को अपनी बराबरी में बैठने की अनुमति नहीं देता मैं। यश के अंदाज में नरमी भी थी और अधिकार का गुरूर भी। सब लोग हंस पड़े, मगर काव्या की हालत नाजुक हो गई। उसने चुपचाप नजरें नीची कर लीं, जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। चाचा मुस्कुराकर अपने भतीजे को देख रहे थे। वे दिल ही दिल में संतुष्ट हो गए कि उनकी बेटी को पति के रूप में कितना सम्मान देने वाला इंसान मिला है। उनकी आंखों में चमक आ गई। दिल बाग बाग हो गया। काव्या के दिल में मगर एक तूफान बरपा था। आरव की सख्त बातें, उसके इरादे और फिर यश की नरमी भरी बातें, दोनों के बीच वह जैसे फंसी खड़ी थी। आज तक आरव ने उसे ऐसे शब्द नहीं कहे थे। इस तरह की इज्जत उसने कभी महसूस नहीं की थी। मगर फिलहाल वह चुप रही। यश की नजरें बार बार उस पर ठहर रही थीं। वह हर लम्हा उसे परख रहा था। काव्या के लब्बों पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सुकून था। मगर उस सुकून में शर्म भी थी, असहजता भी, और दिल की गहराइयों में कहीं कोई अनजानी सी हलचल भी। अगली सुबह का सूरज पूरे चमक के साथ रोशन हुआ। दोपहर का वक्त था। गलियों में सन्नाटा था, मगर कहीं कहीं बच्चों की आवाजें और गाड़ियों के हॉर्न माहौल को तोड़ रहे थे। काव्या ने हल्का घबराया चेहरा ढंका और कदमों में तेजी थी। दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी कि वह सिर्फ आरव से बात करने जा रही है। बाकी विचार गलत हैं। दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर वह उस फ्लैट तक पहुंच गई जिसका पता आरव ने दिया था। दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सामने आरव खड़ा था, आंखों में चमक और लब्बों पर मुस्कान। काव्या को देखते ही वह आगे बढ़ा और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। काव्या घबरा गई। जल्दी से पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोली, यह क्या कर रहे हो आरव? मैं अभी बाहर खड़ी हूं, कोई देख लेगा। अंदर तो आने दो। आरव ने फौरन दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ, आओ अंदर। काव्या झिझकते कदमों से अंदर दाखिल हुई, लेकिन अगला दृश्य उसके लिए जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं था। लाउंज में कुछ लोग बैठे हुए थे। कमरे में हल्का धुआं फैला हुआ था। काव्या की आंखें हैरत और डर से फैल गईं। उसने फौरन आरव की तरफ देखा। उसके होंठ कांप गए। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? वह धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोली। आरव ने लंबी सांस ली, फिर आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए।
काव्या, बुरा मत मानना, मुझे तुमसे कुछ सच कहना है। देखो, मेरी उम्र अभी कम है। तुम 18 की हो और मैं 22 का। मुझे डर था कि अगर तुम मुझसे हेल्प नहीं पाती तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है। मतलब, सिर्फ मैं ही नहीं, ये सब भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें सहायता देंगे। ये शब्द सुनकर काव्या के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसने कांपते हुए हाथ छुड़ाए और जोरदार थप्पड़ आरव के मुंह पर दे दिया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। काव्या की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह चीखती हुई बोली, तुम इतनी घटिया बात कर सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा संबंध बनाने नहीं आई थी, बल्कि आगे की प्लान बनाने आई थी। लेकिन तुम्हारी सोच यह कितनी गंदी है। इतनी नीची तुम्हें शर्म नहीं आती? आरव ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर काव्या पीछे हट गई। इतने में उसके एक दोस्त हंसते हुए बोला, यार आरव, तुम क्यों पागल बना रहे हो इसे? सच क्यों नहीं बताते? असल में तो तुम इसे सिर्फ अपने मजे के लिए लाए हो। रिश्ता बनाएंगे, खेल खत्म होगा और फिर छोड़ दोगे। यही तो योजना है ना तुम्हारी? फिर देर क्यों कर रहे हो? उठाओ और कमरे में ले चलते हैं। काव्या ने डर से आरव की तरफ देखा। क्या यह सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने घबराकर जोर से कहा, चुप हो जाओ तुम लोग, ये सब बकवास है। काव्या, तुम मेरी बात पर यकीन करो। लेकिन काव्या के आंसू तेजी से बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें अपना प्यार कहाँ था? और तुम इतने घटिया निकले कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे तोड़ने की योजना बनाई। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसके आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कमरे में हंसी और चीखों की गूंज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। आरव भी पीछे भागा। रुको, मेरी बात सुनो। काव्या, प्लीज। मगर काव्या की रफ्तार तेज थी। सीढ़ियों पर उसके दौड़ते कदमों की आवाज गूंज रही थी। आंसू उसके चेहरे और नकाब को भिगो चुके थे। दिल में डर और गुस्सा दोनों एक साथ धड़क रहे थे। अभी वह पहले मंजिल पर पहुंची ही थी कि आरव ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी जैसे वह किसी भी हालत में उसे जाने नहीं देना चाहता हो। काव्या ने हिचकिचाते हुए, रोते हुए आवाज निकाली, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम पागल हो गए हो? आरव दांत भी चबाता हुआ बोला, यह सब झूठ है। सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों मिलकर ही रिश्ता बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ। काव्या गुस्से और डर से कांपती हुई बोली, मैं कोई गलत रिश्ता नहीं बनाऊंगी। मैं छोटी नहीं हूँ। प्यार के नाम पर यह गंदगी मुझे नहीं चाहिए। ये कहते ही उसने जोर से धक्का दिया और दौड़ने लगी। लेकिन आरव तेजी से आगे बढ़ा और फिर से उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में जुनून झलक रहा था। बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी। अब मेरे साथ अंदर चलो, वरना मुझे कोई भी बुरा नहीं कर सकता। काव्या बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी चीखें और रोने की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थीं। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर आरव की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तभी पीछे से एक गहरी मर्दाना आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? इसे तुरंत छोड़ो। काव्या और आरव दोनों एकदम पीछे मुड़े। सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा यश, आंखों में सख्ती और चेहरे पर अधिकार के साथ पूरी शक्ल में मौजूद था। काव्या रोते हुए चिल्लाई, यश, मुझे बचाओ। ये इंसान मेरी इज्जत को खराब करने जा रहा है। यश का नाम सुनते ही आरव की पकड़ ढीली हो गई। उसने काव्या का हाथ छोड़ दिया और डरते हुए यश की ओर देखा। लेकिन यश की तेज नजरें उस पर पड़ीं तो वह पीछे हट गया और भागने लगा। काव्या तेजी से दौड़कर यश के सीने से लग गई। उसके कंधे पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। यश ने नरमी से उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और धीरे लहजे में बोला, बस, राजकुमारी, चुप हो जाओ। मैं आ गया हूं। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। काव्या की भागती हुई परछाई नजर से ओझल हुई। यश ने गहरी सांस ली और उसके आंसू पोंछे। चलो घर चलते हैं। उसने कोई सवाल नहीं किया। काव्या कांपते कदमों से उसके साथ चल दी। दोनों गाड़ी में बैठे। शोरगुल की जगह अब गाड़ी में एक गहरी खामोशी थी। यश ने बोतल आगे बढ़ाई। ये लो, पानी पियो। काव्या के हाथ कांप रहे थे। वह मुश्किल से बोतल पकड़कर एक घूंट पी सकी। उसके होंठ कांप रहे थे। आंखें लाल थीं। यश नरमी से बोला, क्या हुआ है काव्या? इतने आंसू क्यों बहा रही हो? कुछ हुआ है? काव्या ने शर्म और टूटे दिल के साथ नजरें झुका लीं। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या कहूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्यार में इतनी नीचाई तक गिर जाऊंगी। मैंने सोचा था प्यार में कुर्बानी करनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। लेकिन ये सब, मुझे माफ कर दो यश। मैंने तुम्हारी भरोसे में विश्वास तोड़ा। यश ने एक पल के लिए गहरी खामोशी अख्तियार की। फिर नरमी से बोला, कोई बात नहीं। तुम कम उम्र की हो। इस उम्र में गलतियां होना स्वाभाविक है।
लेकिन तुमने खुद को बचा लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब चुप हो जाओ। काव्या ने नम आंखों से उसे देखा। यश ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ। सड़क पर पहियों की आवाज गूंजी। दोनों खामोशी में डूबे घर की तरफ रवाना हुए। 2 दिन बाद रात का सन्नाटा कोठी के कमरों में गहरा गया। आसमान पर चांद पूरी चमक के साथ था, लेकिन काव्या के कमरे में अंधेरा और घुटन का राज था। काव्या बिस्तर के कोने पर सिमटी, सिर घुटनों में रखकर बैठी थी। उसकी सांसें तेज और उबर उबर कर आ रही थीं, और आंखें पूरे दिन की घटनाओं से भीगी हुई थीं। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी फैली थी, जो उसकी कांपती सूरत को और ज्यादा उदास बना रही थी। अचानक मोबाइल की टोन बजी। खामोशी में वह आवाज और तेज लग रही थी। काव्या ने चौंक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। डरते डरते उसने ओपन किया। तस्वीरों में उसका पति यश एक लड़की के साथ बहुत ही अनुचित हालत में नजर आ रहा था। काव्या के होंठ कांप गए। दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। ये यश है, उसके अंदर से आवाज निकली। लेकिन काव्या ने तुरंत ध्यान से तस्वीरों को देखा, किनारे, रंग और हर बारीकी पर गौर किया। उसके चेहरे पर अब हल्का इत्मीनान उभर आया। ये एडिट की हुई तस्वीरें हैं, नकली हैं, उसने धीरे धीरे कहा। काव्या कंप्यूटर में माहिर थी और फर्जी तस्वीरें पहचानने में एक्सपर्ट थी। जैसे ही वह जवाब लिखने ही वाली थी, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। यश हड़बड़ाया हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। काव्या, शायद तुम्हारे नंबर पर कुछ तस्वीरें आई हैं, पर ये सब नकली हैं। वह लड़की मेरे दोस्त की है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। प्लीज इन तस्वीरों पर भरोसा मत करना। काव्या ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर मोबाइल धीरे से मेज पर रखा। उसकी आवाज नरम मगर भरोसे से भरी थी। तो आप इतने घबराए क्यों हैं यश? मुझे पता है ये तस्वीरें बदल फिर कर बनाई गई हैं। मैं कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना जानती हूँ। ऐसे काम अक्सर करती रहती हूँ, इसलिए तुरंत पहचान गई। यश थोड़े हैरान हुए। क्या मतलब? तुम मुझ पर भरोसा कर रही हो? काव्या ने सिर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर लहजा पूरा यकीन से भरा था। जो सबके बीच मेरे हक में बोल सकता है, जो मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मेरा साथ दे सकता है, उस पर मैं भरोसा कैसे ना करूं? आप मेरे पति हैं, मेरा सहारा है। अगर आपके खिलाफ कोई और बात भी आए, मैं उसका सामना करूंगी, क्योंकि आप वही हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे दोषी नहीं ठहराया और कोई गलत सवाल नहीं पूछा। यश की आंखों में अचानक सुकून की चमक आ गई। वह एक पल के लिए खामोश रहे, फिर मुस्कुराए। वह आगे बढ़े और नरमी से काव्या के दोनों हाथ थामकर बोले, तुमने मेरा दिल जीत लिया। काव्या, मुझे लगा था यह योजना हमें दूर कर देगी, लेकिन तुमने मेरा भरोसा कायम रखा, मेरी मोहब्बत कायम रही। काव्या ने नजरें झुका लीं, होठों पर हल्की कांपती मुस्कान उभरी। मैंने दिल से आपको अपना मान लिया है यश। अब आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। 1 हफ्ते बाद दोनों की आपसी सहमति से विदाई तय हुई। कमरा फूलों की खुशबू और हल्की रोशनी से महक रहा था। दीवारों पर जगमगाती लाइटें, बिस्तर के चारों ओर बिखरे गुलाब के पत्ते, और कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। काव्या दुल्हन बनी, बिस्तर के कोने पर बैठी थी। चेहरा घूंघट में छुपा था, लेकिन दिल में हलचल थी। अंदर एक डर था कि कहीं यश पिछली किसी घटना का जिक्र न कर दें। दिल की धड़कनें तेज थीं और हाथ हल्के कांप रहे थे। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। यश अंदर आया। वह रुके और काव्या को देखा, जैसे दुनिया की सबसे हसीन चीज देख ली हो। होठों पर हल्की मुस्कान थी। धीरे धीरे पास आया और बैठ गया। काव्या सहम कर थोड़ा पीछे खिसकी, लेकिन यश नरमी से बोले, बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी शहजादी। काव्या ने कांपते हुए घूंघट के पीछे से नजर उठाई। आंखों में नमी थी, होंठ कांप रहे थे। यश झुककर उसका घूंघट उठाए और बोले, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? काव्या ने सिर झुका लिया। होंठ कांपते हुए खुले, आप मेरे बारे में गलत मत सोचिए। मैं अच्छी हूं, मेरा अतीत साफ है। मैंने किसी से रिश्ता नहीं बनाया। यश तुरंत नरम लहजे में बोले, तौबा करो काव्या, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जानती हो, पिछले 10 साल मैंने तुम्हारे बिना जरूर गुजारे, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ तुम पर थीं। मैं जानता था तुम क्या पसंद करती हो, क्या पहनती हो, किससे बात करती हो। मैंने खुद को रोका ताकि सब कुछ सही रहे। वह ठहरे और फिर गहरी नजर से देखते हुए बोले, हाँ, मैं जानता था कि तुम आरव की दोस्त थी और तुम दोनों करीब थे, लेकिन मैं तुम्हें समझने का वक्त दे रहा था। जब तुम्हारे और दोस्त के बीच हद से बढ़ा, तब मैं खामोश नहीं रह सका, इसलिए सब कुछ छोड़कर वापस आया। सिर्फ तुम्हारे लिए। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। सिर झुकाकर धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी अमानत में धोखा दिया। मैं सिर्फ आपकी हूँ। यश ने फौरन उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराए, कोई बात नहीं,
कम उम्र में गलतियां हो जाती हैं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर भरोसा ना करूं तो किस पर करूं? काव्या ने कांपती पलकों से उनकी ओर देखा। आंखों में यकीन और मोहब्बत की रोशनी थी। यश ने उसके गाल की नमी अपने स्पर्श से मिटा दी। यश और काव्या और करीब आए, अपने होठों की नरमी उसके गालों पर बिखेर दी। काव्या की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर उनके स्पर्श को महसूस किया। यश ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और धीरे से बोले, अब हम दोनों एक हैं, कोई दूरी बाकी नहीं। काव्या ने आंखों में लाज और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी थी। यश ने उसके माथे पर प्यार भरी नजरों से हल्का चुंबन दिया और उसके होठों को धीरे अपने पास ले लिया। वक्त थम गया, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द सिमट आई हो। कमरे में गुलाब की खुशबू और उनके बीच की नजदीकी घुल मिल गई। उनके दिलों के फासले मिट चुके थे। आंसू अब खुशी में बदल गए थे। ये लम्हा उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। यश ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, देखो काव्या, सच्चा प्यार भरोसे और समझ से पनपता है। जितनी ईमानदारी और भरोसा दोनों के बीच होगी, उतनी ही मजबूत हमारी जिंदगी होगी। काव्या ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि रिश्तों में ईमानदारी, प्यार और समझ सबसे बड़ा आधार है। यही सीख है जो वह हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में सच्चाई और प्यार है तो हर दूरी मिटाई जा सकती है। हमेशा याद रखिए, सच्चा प्यार सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे में